हेलो दोस्तों, आज हम आपको 12th क्लास सब्जेक्ट पॉल साइंस और चैप्टर का नाम है नियोजित विकास की राजनीति पार्ट फर्स्ट के बारे में बताएंगे, जिसमें हमने 9 टॉपिक या क्वेश्चंस लिए हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं इस लेसन को। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने है कि आज़ादी के समय भारत के सामने कितने विकास मॉडल थे। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो उस समय भारत के सामने विकास करने के लिए अलग अलग मॉडल दिखाई दे रहे थे। इन मॉडलों को हम मोटे तौर पर 2 भागों में बांटते हैं। पहला मॉडल है उदारवादी पूंजीवादी मॉडल, दूसरा मॉडल है समाजवादी मॉडल। उदारवादी पूंजीवादी मॉडल वह मॉडल है जो अमेरिका से संबंधित था। इस मॉडल में निजी सेक्टर यानी प्राइवेट सेक्टर पर बल देने की बात कही गई थी, जबकि दूसरा मॉडल हमारा समाजवादी मॉडल है जो यूएसएसआर यूनाइटेड स्टेट ऑफ सोवियत रूस से संबंधित था। इस मॉडल में उत्पादन और वितरण के साधनों पर सरकार के नियंत्रण की बात कही। इस मॉडल में जन कल्याण पर अधिक से अधिक बल देने की बात कही गई। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने है, वामपंथ और दक्षिण पंथ का क्या अर्थ है। वामपंथ का अर्थ है समाजवाद, दक्षिण पंथ का अर्थ है पूंजीवाद। तो वामपंथ की अगर बात आती है तो हमें बताना पड़ेगा कि वह विचारधारा जिसमें जन कल्याण पर बल दिया गया या जन कल्याण पर बल देने की बात कही गई और उत्पादन और वितरण के साधनों पर सरकार ने अपने नियंत्रण की बात कही, जबकि दक्षिण पंथ मॉडल पूंजीवाद से संबंधित है, जिसमें अमेरिका समर्थित नीतियों का या प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देने की बात कही गई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि नियोजनबद्ध विकास क्या है। नियोजनबद्ध विकास और प्लस इसे भारत द्वारा क्यों अपनाया गया। तो नियोजनबद्ध विकास से हमारा अभिप्राय उस स्थिति से है जिसके अनुसार योजनाओं को बनाने से पहले उनके बारे में अच्छी तरह प्लानिंग कर ली जाती है कि हमें क्या कुछ करना है और कैसे लक्ष्य को पाना है। तो भारत ने नियोजनबद्ध विकास या मिश्रित अर्थव्यवस्था, नियोजनबद्ध विकास को हम मिश्रित अर्थव्यवस्था के नाम से भी जान सकते हैं। तो भारत ने नियोजनबद्ध विकास के अंतर्गत या नियोजनबद्ध विकास को जिन कारणों से अपनाया उसके लिए अलग अलग कारक जिम्मेदार हैं। सबसे पहला पॉइंट है यूएसएसआर की आर्थिक प्रगति। यूएसएसआर यूनाइटेड स्टेट ऑफ सोवियत रूस 1917 की क्रांति के बाद रूस दुनिया में एक ताकतवर राष्ट्र के रूप में उभरा जो आर्थिक दृष्टि से भी तेजी से आगे बढ़ रहा था। पूरे विश्व में 1929 से 1933 तक महान आर्थिक संकट देखने को मिला, लेकिन सोवियत रूस पर उसका कोई प्रभाव नहीं था। यही कारण है कि भारतीय नीति निर्माता सोवियत संघ की प्रगति से अचंभित थे। वो यूएसएसआर की आर्थिक पद्धति से प्रभावित थे। यही कारण है कि भारत में समाजवाद के आधार पर नियोजनबद्ध विकास को अपनाने का निर्णय लिया गया। नेक्स्ट, एमएन रॉय, मानवेंद्र नाथ राय। एमएन रॉय एक बड़े विद्वान जिन्होंने पीपुल्स प्लान नामक योजना बनाई। इसी तरह जयप्रकाश नारायण जो कि एक बड़े समाजवादी नेता थे, उन्होंने सर्वोदय योजना की संकल्पना की। इसी तरह जवाहरलाल नेहरू, उनका भी कहना था कि मैं पहले एक लोकतंत्रवादी हूँ, उसके बाद फिर समाजवादी। तो इन सब रणनीतियों का परिणाम था कि भारत में नियोजनबद्ध विकास या मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया। नेक्स्ट, 1944 का बॉम्बे प्लान। 1944 में देश के प्रमुख उद्योगपति एक जगह एकत्रित हुए। उन्होंने अपनी तरफ से एक योजना बनाई। उस योजना को हम बॉम्बे प्लान के नाम से जानते हैं। इस प्लान में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार के सपोर्ट की बात कही गई। सरकार से अपील की गई कि वह देश में आधारिक संरचना को मजबूत करें ताकि आर्थिक विकास को नयापन दिया जाए। नेक्स्ट, आर्थिक समृद्धि के साथ साथ सामाजिक न्याय। भारत की कोशिश यही थी कि हम आर्थिक समृद्धि भी प्राप्त करनी है, इसके साथ साथ सामाजिक न्याय यानी वंचितों को आगे बढ़ने का अवसर मिले। तो इन्हीं सब कारणों का परिणाम था दोस्तों हमने नियोजनबद्ध विकास या मिश्रित अर्थव्यवस्था जिसमें समाजवाद और पूंजीवाद दोनों का मिक्सअप था, उसको भारत में अपनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि नियोजन के अंतर्गत क्या कदम उठाए गए। नियोजन, प्लानिंग। तो 1947 में देश की आज़ादी के बाद भारत ने नियोजन के अनुसार अलग अलग कदम उठाए, जैसे पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के तहत 7 एक साल की योजनाएं और 12 पंचवर्षीय योजनाओं को बनाया गया ताकि देश के विकास को एक प्लान के तहत गति दी जा सके। नेक्स्ट, पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम,
सार्वजनिक वितरण प्रणाली। आज़ादी के समय देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा गरीबी रेखा के नीचे था। इन हालातों में देश के सभी लोगों को खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के लिए हमने पीडीएस व्यवस्था को अपनाया, जिसके तहत देश भर में 4.5 लाख के करीब राशन की दुकानें खोली गई। नेक्स्ट, उद्योगों को बैंकों का राष्ट्रीयकरण। देश में आज़ादी के समय चारों तरफ निजी सेक्टर का ही विस्तार था। उद्योग धंधे और बैंकों का स्वामित्व निजी क्षेत्र में था। सरकार की कोशिशें थी कि उद्योगों और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए ताकि जनहित की धारणा को अधिक से अधिक बढ़ावा दिया जा सके। इसी कड़ी में आगे चलते हुए योजना आयोग का मार्च 1950 में निर्माण किया गया। योजना आयोग वह आयोग है जिसका काम देश के लिए योजनाएं बनाना था, पंचवर्षीय योजनाओं की समीक्षा करना था, देश के विकास के लिए बेहतर योजना बनाते हुए संसाधनों का उपयोग करना था। तो योजना आयोग को मार्च 1950 में बनाया गया। इसी कड़ी में आगे चलते हुए राष्ट्रीय विकास परिषद का 1952 में निर्माण किया गया, जिसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होते थे और अध्यक्ष। राष्ट्रीय विकास परिषद के माध्यम से भी नियोजन के अंतर्गत अलग अलग गतिविधियों को संपन्न करने की कोशिशें की गई। तो दोस्तों, हमने पढ़ा नियोजन या मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत भारत में क्या क्या कदम उठाए गए। फर्स्ट, पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण। देश में 12 पंचवर्षीय योजना बनाई गई। पीडीएस सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत देश के अलग अलग भागों में राशन की दुकानें खोली गई। उद्योगों प्लस बैंकों का धीरे धीरे सरकार ने राष्ट्रीयकरण किया। नेक्स्ट, योजना आयोग की मार्च 1950 में स्थापना और नेक्स्ट राष्ट्रीय विकास परिषद को 1952 में बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या रहा और उसके नेता कौन थे और इसके उद्देश्य क्या थे। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चली। इसके नेता यानी इसको बनाने में प्रमुख भूमिका के.एन. राज ने निभाई। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि, बांध, सिंचाई तथा बचत को बढ़ावा देना था। इसके अलावा प्रथम पंचवर्षीय योजना में हमने धीमे विकास पर बल दिया, साथ ही राष्ट्रीय आय के स्तर को ऊंचा उठाने की कोशिशें की गई। आइए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, क्या है द्वितीय पंचवर्षीय योजना। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना वह योजना जो 1956 से 61 तक चली। इस योजना को बनाने में पी.सी. महालनोबिस, जो कि एक बड़े सांख्यिकीविद थे, उनका एक बड़ा रोल रहा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में तीव्र गति से संरचनात्मक बदलावों पर बल दिया गया। देशी उद्योगों के संरक्षण की कोशिशें की गई। इसके लिए आयात पर शुल्क लगाया गया। इसके साथ ही बचत और निवेश पर भी फोकस करने की कोशिशें की गई। तो दोस्तों, हमने पढ़ा प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 और नेक्स्ट द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, योजना काल में छुट्टी के वर्षों से क्या मतलब है। योजना काल, हमने प्रथम पंचवर्षीय योजना बनाई, द्वितीय पंचवर्षीय योजना बनाई, लेकिन उसके बाद देश के सामने कुछ समस्याएं पैदा देखने को मिली। 1960 के दशक में देश को अलग अलग स्तरों पर चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जैसा काल की सिचुएशन, 1962 में चाइना के साथ युद्ध, 1965 में पाक के साथ युद्ध, 1965 का काल। इसके अलावा 1964 में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु का होना, 1966 में लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु। तो इन सब से देश को लगातार आघात पहुंच रहा था। तो निर्णय लिया गया कि हम एक एक साल की कुछ योजनाएं बनाते हैं। तो 1966 से 67, 67 से 68, 68 से 69 के बीच हमने 3 एक साल की योजनाएं बनाई। तो इन्हें हम योजना काल में छुट्टी के वर्ष के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, क्या है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था जिसमें समाजवाद प्लस पूंजीवाद दोनों का मिक्सअप हो। 1947 के बाद देश ने अपना विकास करने के लिए जो नियोजनबद्ध व्यवस्था अपनाई उसे हम मिश्रित अर्थव्यवस्था के नाम से भी जानते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है निजी सेक्टर के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर भी मौजूद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, क्या है केरल मॉडल या विकेंद्रित मॉडल। केरल मॉडल वह मॉडल है जिसमें योजनाओं को बड़े रूप में ना बनाकर छोटे रूप में बनाया गया। केरल मॉडल वह मॉडल है जिसमें एनजीओ के नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ जन भागीदारी को स्वीकार किया गया, जन भागीदारी के साथ योजनाओं को चलाया गया। इसके अलावा सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि सुधार, खाद्य वितरण
और गरीबी उन्मूलन पर विशेष फोकस किया। उन्हीं सब का परिणाम है कि आज केरला देश के 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में एजुकेशन की दृष्टि से नंबर 1 पोजीशन पर, स्वास्थ्य सुविधाओं की दृष्टि से काफ़ी ऊंची स्तर पर। इसके अलावा 100% IT दर यहाँ पर मौजूद है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों, नियोजित विकास की राजनीति पार्ट फर्स्ट आपको समझ में आया होगा। हेलो दोस्तों, अब हम आपको नियोजित विकास की राजनीति पार्ट सेकंड के बारे में बताएंगे, जिसमें हमने 9 टॉपिक या क्वेश्चंस लिए हैं। तो आइए समझते हुए चलते हैं इन टॉपिक या क्वेश्चंस को। सबसे पहला क्वेश्चन है भूमि सुधार। क्या है भूमि सुधार? तो भूमि सुधार से हमारा अभिप्राय सरकार द्वारा उठाए गए ऐसे प्रशासनिक कदमों से है जिससे कृषि क्षेत्र का विकास हो और समाज का जो वंचित वर्ग है या वे किसान हैं जिनके पास अपनी कोई भूमि नहीं है या निम्न स्तर के किसान हैं, उनकी जीवन दशा में भी सुधार हो सके। इन परिस्थितियों में सरकार ने भूमि सुधार कानूनों को लागू करने का निर्णय लिया। भूमि सुधारों के अनुसार सरकार ने कुछ कदम उठाए, जैसे जमींदारी प्रथा का समापन। भारत में आरंभ से ही जमींदारी प्रथा मौजूद रही है। भूमि सुधारों के अनुसार सरकार ने सबसे पहला कदम जमींदारी प्रथा का समापन करके किया ताकि आम किसानों को राहत मिल सके। नेक्स्ट, चकबंदी कार्यक्रम। चकबंदी कार्यक्रम वह कार्यक्रम है जिसके अनुसार किसानों के एक क्षेत्र विशेष या गांव विशेष में मौजूद अलग अलग खेतों को एक जगह मिलाकर एक बड़ा रूप दे दिया गया। फॉर एग्जाम्पल, किसी किसान के एक गांव विशेष में अलग अलग एरिया में खेत मौजूद हैं, तो उन खेतों की मेजरिंग की गई, मापा गया और उन मेजरिंग या माप के अनुरूप एक क्षेत्र विशेष में जगह प्रदान कर दी गई। तो उसे हम चकबंदी कार्यक्रम के नाम से जानते हैं, ताकि भूमि में उत्पादन क्षमता को बढ़ाया जा सके और किसानों को राहत मिल सके। नेक्स्ट, भूमि की अधिकतम सीमा का निर्धारण। सरकार ने भूमि की अधिकतम सीमा का निर्धारण करने का निर्णय लिया कि एक किसान इस क्षेत्र विशेष से ज़्यादा भूमि को अपने पास नहीं रख सकता, ताकि जमींदारी प्रथा का जो स्वरूप बना हुआ है वो भी समाप्त हो जाए और आम किसानों को भी राहत मिल सके। नेक्स्ट, बटाईदारों के हितों की रक्षा। बटाईदार वे लोग होते हैं, वे किसान होते हैं जो इनके पास अपनी कोई भूमि नहीं होती, वे दूसरों के खेतों पर काम करते हैं। तो भूमि सुधारों के अंतर्गत सरकार ने बटाईदारों के हितों की रक्षा के भी प्रयास किए। बात आती है कि भूमि सुधारों के क्या प्रभाव पड़े। तो भूमि सुधारों के प्रभाव, ये कहना कि 100% सकारात्मक रहे ऐसा तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन यह है कि कुछ ना कुछ सकारात्मक प्रभाव उनके अवश्य पड़े। भूमि सुधारों का परिणाम था कि 1966 में देश में हरित क्रांति का विस्तार देखने को मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, आज़ादी के समय विकास को लेकर क्या विवाद देखने को मिला। 1947 के बाद भारत ने देश का विकास करने के लिए नियोजित रणनीति अपनाई, पंचवर्षीय योजनाओं को हमने अपनाया। तो उन हालातों में आज़ादी के समय विकास को लेकर जो विवाद हुए उनमें 2 पॉइंट थे। पॉइंट नंबर 1 कृषि बनाम उद्योग को लेकर और दूसरा निजी क्षेत्र बनाम सार्वजनिक क्षेत्र को लेकर। कृषि बनाम उद्योग को लेकर अलग अलग अर्थशास्त्री इस मुद्दे पर बटे हुए थे। कुछ का मानना था कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो ऐसी स्थिति में भारत को कृषि की दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाया जाए, जबकि अन्य विद्वान उद्योगों पर अपना बल देना चाह रहे थे। तो इन हालातों में सरकार ने सामंजस्य की रणनीति अपनाई। उदाहरण स्वरूप फर्स्ट पंचवर्षीय योजना में हमने कृषि पर विशेष बल दिया, जबकि द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो 1956 से 1961 तक चली उसमें हमने उद्योगों पर या भारी उद्योगों पर विशेष बल दिया। इसी तरह आज़ादी के समय विकास को लेकर दूसरा विवाद निजी क्षेत्र बनाम सार्वजनिक क्षेत्र को था। देश में पूंजीपति समर्थक एक बड़ी लॉबी थी। उनका मानना था कि निजी क्षेत्र के विकास के बिना देश का विकास अधूरा है, जबकि दूसरी ओर अर्थशास्त्रियों की प्लस विद्वानों की एक बड़ी संख्या ऐसी थी जिनका मानना था कि सार्वजनिक क्षेत्र देश के विकास के लिए बेहतर पद्धति है। उन हालातों में सरकार ने दोनों के अनुरूप संतुलन की एक रणनीति अपनाने का निर्णय लिया। जैसे कि हम आपको बता चुके, आज़ादी के पश्चात हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था अपनाई, जिनमें हमने दोनों ही सेक्टरों को फोकस किया, निजी क्षेत्र प्लस सार्वजनिक क्षेत्र। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए
तो आज़ादी के पश्चात सरकार का मुख्य उद्देश्य यही रहा कि सार्वजनिक क्षेत्र को कैसे मजबूती प्रदान की जाए ताकि आर्थिक क्षेत्र में जो केंद्रीकरण की स्थिति उसको रोककर विकेंद्रीकरण को बढ़ावा दिया जाए और आम व्यक्ति भी निरंतर अपने आप को बढ़ा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि 1960 के दशक का खाद्य संकट क्या है। 1960 में या 1960 के दशक में देश को खाद्य संकट से बुरी तरह जूझना पड़ा। इस खाद्य संकट के लिए कुछ कारण थे, जैसे 1962 में चीन के साथ और 1965 में पाक के साथ युद्ध हुआ, जिसमें भारत को काफ़ी हद तक आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ा। इन हालातों में कृषि उत्पादन पर फर्क पड़ा। इसी तरह विदेशी मुद्रा भंडार भी कम था हमारे पास। 1965 से 1967 में देश के अलग अलग भागों में अकाल पड़ा, जिसमें स्पेशली बिहार जैसा राज्य विशेष तौर पर प्रभावित हुआ। हम कह सकते हैं कि खाद्यान्न संकट की एक नकारात्मक स्थिति देखने को मिली। 1960 के दशक के खाद्य संकट से जूझने के लिए विदेशों से अनाज को हमने आयात किया, विशेष रूप से यूएसए पर हमारी निर्भरता बढ़ी। तो 1960 के खाद्य संकट ने सरकार को मजबूर कर दिया कि वह अपनी रणनीति में थोड़ा सा परिवर्तन करें, यानी देश के विकास के लिए विदेशी सहयोग को हमें स्वीकार करना होगा और इसके अलावा कृषि क्षेत्र के विकास पर बल देना होगा। इन्हीं सब का परिणाम था कि 1966 में आगे चलकर हमने देश में कृषि क्षेत्र में उत्पादन में एक बड़े पैमाने पर वृद्धि देखी। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेकर चलते हैं, हरित क्रांति क्या है। हरित क्रांति, इसके क्या कारण थे और इसके क्या प्रभाव पड़े। तो हरित क्रांति से हमारा अभिप्राय 1966 में या 1960 के दशक में कृषि के क्षेत्र में होने वाली वृद्धि से है। हम कह सकते हैं हरित क्रांति के अंतर्गत गेहूं और चावल के उत्पादन में एक बड़े पैमाने पर वृद्धि हुई। बात आती है कि हरित क्रांति की स्टार्टिंग स्पेशली कब से स्टार्टिंग हुई, 1966 से। इसमें गेहूं और चावल के उत्पादन पर विशेष बल दिया गया ताकि देश को खाद्यान्न की दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाया जाए। हरित क्रांति के में योगदान देने वाले व्यक्तियों में डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग तथा एम.एस. स्वामीनाथन का एक मुख्य स्थान रहा। बात आती है कि हरित क्रांति का विस्तार क्यों हुआ, क्योंकि हमने HYV हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, उन्नत किस्म के बीज जिन्हें हम चमत्कारी बीज भी कहते हैं, का प्रयोग करना, भूमि सुधार कानूनों को लागू किया जाना, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार होना, वैज्ञानिक तौर तरीकों का विस्तार होना, इन सब का परिणाम देश में हरित क्रांति का विस्तार देखने को मिला। स्पेशली हरित क्रांति पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दक्षिणी भारत के कुछ राज्यों में हमें देखने को मिली। बात आती है कि हरित क्रांति के क्या प्रभाव पड़े। जाहिर सी बात है हरित क्रांति के सकारात्मक प्रभाव ही देखने को मिले। भारत खाद्यान्न की दृष्टि से आत्मनिर्भर हो गया, किसान आत्मनिर्भर हुए, कृषि क्षेत्र का विकास हुआ और विदेशों पर जो निर्भरता थी वो निर्भरता भी हमारी समाप्त होती चली गई। यह कहना कि हरित क्रांति पूरी तरह सकारात्मक थी, इस क्रांति ने हमें कुछ मैसेज भी दिए। क्या मैसेज ये भी मिला हमें कि हमें गेहूं चावल के साथ साथ दालों के उत्पादन पर भी बल देना होगा। मैसेज ये मिला कि हरित क्रांति का विस्तार केवल कुछ गिने चुने राज्यों में नहीं, पूरे देश में करने की ज़रूरत है। हरित क्रांति से यह भी सीख मिली कि फर्टिलाइज़र, कीटनाशकों का उपयोग सोच समझ कर किया जाए। हरित क्रांति से यह भी सीख मिली कि भूमिगत जल का उपयोग ज़्यादा ना किया जाए। तो लेकिन फिर भी दोस्तों हम कह सकते हैं कि हरित क्रांति ने देश को विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाने का ही काम किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, श्वेत क्रांति क्या है। श्वेत क्रांति ऑपरेशन फ्लड या दुग्ध क्रांति। श्वेत क्रांति, ऑपरेशन फ्लड या दुग्ध क्रांति वह क्रांति है जिसमें भारत में दुग्ध उत्पादन में तेजी से वृद्धि होती चली गई। 1970 से इसकी शुरुआत हुई। डॉक्टर वर्गीज कुरियन का इस क्रांति में एक बड़ा योगदान रहा, जिन्हें मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी हम जानते हैं। अब बात आती है कि श्वेत क्रांति ने कैसे एक्सटेंशंस किया। तो सरकार द्वारा उस समय कार्यक्रम चलाया गया। कार्यक्रम का नाम था ग्रामीण विकास कार्यक्रम ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड के तहत सहकारी दुग्ध उत्पादकों को राष्ट्रीय स्तर पर कनेक्ट करने की कोशिशें की गई।
या जितने भी दुग्ध उत्पादक थे उन्हें एक साथ जोड़ने की कोशिशें की गई, एक चैन बनाई गई नेशनल स्तर पर। स्टार्टिंग गुजरात के आणंद शहर से हुई। इसमें अमूल का एक बड़ा योगदान रहा, अमूल आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, जिसमें से करीब 25 लाख दुग्ध उत्पादक जुड़े हुए थे। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि श्वेत क्रांति ने, ऑपरेशन फ्लड ने भारत को दूध उत्पादन की दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाने का काम किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है जेसी कुमारप्पा। कौन थे जेसी कुमारप्पा? तो जेसी कुमारप्पा गांधीवादी अर्थशास्त्री थे, जिनका मानना था कि देश को कृषि के विकास पर बल देना चाहिए, कुटीर उद्योग के विकास पर बल देना चाहिए, देश को आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है पाथेर पांचाली। क्या है पाथेर पांचाली? तो पाथेर पांचाली दोस्तों एक फिल्म का नाम है, जिसे सत्यजीत रे ने 1955 में बनाया। इस फिल्म में बंगाल के गरीब परिवार के संघर्ष के बारे में बताया कि किस तरह 2 वक्त की रोटी से भी उन्हें महरूम होना पड़ रहा था या अभाव से जूझना पड़ रहा था। यह फिल्म दर्शाने का काम कर रही है कि गरीबी आज भी हमारे सामने एक बड़ी चुनौती है, जिसे जल्द से जल्द दूर किया जाना चाहिए और समाज के जो कमजोर और वंचित वर्ग हैं उन्हें आगे बढ़ाने के प्रयास किए जाने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने 1991 के आर्थिक सुधार। दोस्तों हमें जानकारी होनी चाहिए, भारत 1947 में आज़ाद हुआ और आज 2023 में यदि हम भारत की आर्थिक स्थिति को देखें तो अन्य देशों के मुकाबले हम कहीं अधिक तेज़ी से अपना विस्तार कर रहे हैं। इस देश के विस्तार के पीछे अलग अलग समय पर लिए गए निर्णय रहे। जैसे 1947 में हमने समाजवाद आधारित मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया, जिसमें पूंजीवाद का भी अंश था। इसी तरह 1990 के दशक में जो आर्थिक सुधार किए गए, उन सुधारों का परिणाम आज भी हम देख सकते हैं। 1991 में भारत ने 3 आर्थिक सुधारों को शुरू किया, जिन्हें हम LPG लिबरलाइजेशन, प्राइवेटलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण एंड वैश्वीकरण के नाम से जानते हैं। इन सुधारों ने भारतीय अर्थव्यवस्था की एक तरह से काया पलट दी। वह भारत जो विदेशी निवेश की दृष्टि से अभी तक पिछड़ा हुआ था, वंचित था, वहाँ FDI का स्वरूप बढ़ता चला गया। MNCs मल्टीनेशनल कंपनी जो भारत में आना नहीं चाहती थी, LPG के माध्यम से उन्होंने भारत में आना स्टार्ट कर दिया। हम कह सकते हैं कि 1991 के आर्थिक सुधारों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को काफ़ी हद तक बढ़ावा देने का काम किया। 1991 या 1990 का दशक भारत में आर्थिक सुधारों की दृष्टि से एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ और इसी का परिणाम था कि हमने सार्वजनिक क्षेत्र पर निर्भरता कम की और सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर को भी मजबूती देने के कदम उठाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है नीति आयोग। नीति नेशनल इंस्टीट्यूशंस ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग क्या है? नीति आयोग तो नीति आयोग योजना आयोग को ही नीति आयोग के रूप में कन्वर्ट किया गया। योजना आयोग जो मार्च 1950 में बनाया गया था, उस योजना आयोग का नाम 1 जनवरी 2015 में बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। नीति आयोग की संरचना में कुछ परिवर्तन भी किए गए। नीति आयोग का अध्यक्ष देश के प्रधानमंत्री होते हैं, जैसे वर्तमान समय में नरेंद्र मोदी नीति आयोग के अध्यक्ष बने हुए हैं। इसके अलावा नीति आयोग का एक उपाध्यक्ष होता है। नीति आयोग की जो संरचना है या उसका जो कार्य है वह एक थिंक टैंक के रूप में है, जो अलग अलग मुद्दों पर, विकास से संबंधित, योजनाओं से संबंधित मुद्दों पर केंद्र सरकार को मदद प्रदान करते हैं। तो दोस्तों ये लेसन नियोजित विकास की राजनीति आपको समझ में आया होगा।